डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का ये दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है। और पहले चैप्टर के बिहेव पे 6 लेक्चर काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं और आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। पहले चैप्टर में मेरा ख्याल है कि किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। तो आज हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। जो दूसरा चैप्टर है वो हम लोग का है तरंग प्रकाश की। उसको आज हम लोग शुरू करेंगे। और फिलहाल देखो, आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर लेक्चर में जुड़ चुके हैं तो लेक्चर के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपकी कोई भी टॉपिक मिस ना हो, ताकि आपको आगे दिक्कत पड़े। तो देखो, जो बच्चे जुड़ चुके हैं लेक्चर पे वो लोग लिंक को दबा के शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़ पाएँ, ताकि उनका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान ना हो। तो आज हम लोग अपना ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुत नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कापी और पेन ज़रूर लेकर बैठे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना पड़े। तो आओ हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग को लेक्चर समझने में कोई दिक्कत ना पड़े। तो आओ हम लोग देखते हैं क्या है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो विषय सूची के तौर पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर में जो जो चीज़ें आपको पढ़ना है वो पहले ही देख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को ये लगे कि हाँ, जो हमको पढ़ना है आगे वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अगर हम लेक्चर छोड़ देंगे तो हम बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स कर देंगे। तो इसलिए आप लोग लेक्चर के अंत तक बने रहिए। आइए हम बता रहे हैं आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला पॉइंट है वो हम लोग का है तरंग प्रकाश की। तो जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो है तरंग प्रकाश की। और जो दूसरा पॉइंट है वो है तरंग प्रकाश के लिए कुछ परिभाषाएं। जो दूसरा पॉइंट है वो हम लोग का है तरंग प्रकाश के लिए कुछ परिभाषाएं। और जो दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट है वो है प्रकाश का सरल रेखा में गमन। कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कैसे करता है, क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपने आगे टॉपिक पे आते हैं। आप लोग लेक्चर को मिस मत कीजिए, अगर मिस कर दिए तो फिलहाल बहुत चीज़ आप मिस कर देंगे। तो इसलिए लेक्चर को मिस ना करिए। तो मैं आप लोग को हर एक टॉपिक बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिलहाल सारे टॉपिक जो हैं अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जब एक समतल पे प्रकाश गिरता है तब उसका परावर्तन कैसे होता है। एक खुरदरे परत पे जब प्रकाश गिरता है तो उसका परावर्तन कैसे होता है। तो आप लोग लेक्चर के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपका हर एक डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ, आपका कोई ऐसा डाउट ही ना बचे जो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना पड़े। तो और हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रकाश का अपवर्तन। और जो हम लोग का चौथा पॉइंट है वो है वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, सबके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। जो पांचवा पॉइंट है हम लोग का वो है व्यतिकरण। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और नीचे क्या हम लोग को पढ़ना है। व्यतिकरण और जो हम लोग का छठवां पॉइंट है वो है क्या, विवर्तन। जो छठवां पॉइंट है वो है विवर्तन। और जो सातवां पॉइंट है हम लोग का वो है ध्रुवण। व्हाट इज ध्रुवण। फिलहाल इसमें जो भी टॉपिक मैं आज आप लोग के इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ सारे टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लेक्चर होगा ये जान लो सारे जो दूसरे चैप्टर के ऊपर सारे लेक्चर होंगे उन लेक्चरों के जान है। तो इस लेक्चर को आप लोग ज़रूर से ज़रूर करके देखिए और कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिए, नहीं तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जो आठवां टॉपिक है हम लोग का वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो अब हम लोग का ये तो हम लोग के दूसरे टॉपिक में 8 टॉपिक पढ़ने हैं। जो हम लोग का तीसरा टॉपिक है वो है प्रकाश के प्रकृति के सिद्धांत। फिलहाल जो भी आज के टॉपिक हैं सारे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हैं। तो आप लोग लेक्चर को मिस मत कीजिए और लेक्चर के अंत तक बने रहिए। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आके बात करते हैं। तो
टॉपिक हमारा क्या है, तरंग प्रकाश की क्या है इसको समझाइए। तरंग प्रकाश की क्या है इसको समझाइए। तो अब हम लोग देखेंगे तरंग प्रकाश की क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, फिलहाल ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ क्या है, फिलहाल जो ये चीज़ बना हुआ है, ये वाला ये बना है वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल माने समान लहरें। जब समान लहरें होती हैं तो क्या होता है, फिलहाल सारी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। तो फिलहाल ज़्यादा आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं पड़ रहा होगा। उसके बाद जो हम लोग का ये चीज़ है, ये वाला, इसको देखिए, ये क्या है, उसको हम लोग कहते हैं स्पाइरलिक वेव फ्रंट। स्पाइरलिक वेव फ्रंट यानी कि गोलाकार तरंग। जो मतलब गोलाकार तरंग उठती हैं, वो क्यों उठती हैं हम लोग फिलहाल आगे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। और जो ये चीज़ बनी है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लान वेव फ्रंट। प्लान वेव फ्रंट यानी साधारण लहरें। जब साधारण लहरें होती हैं तो क्या होता है, सारे टॉपिक पे मैं आगे हर एक मतलब आगे के लेक्चर में मैं हर एक टॉपिक पे बात जरूर करूँगा। तो इसलिए आप लोग लेक्चर के अंत तक बने रहिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है तरंग प्रकाश की क्या है। तरंग प्रकाश की क्या है, अब हम लोग जानेंगे कि तरंग प्रकाश की क्या है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या लिखा। आज के इस टॉपिक में हम तरंग प्रकाश की के बारे में समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि तरंग प्रकाश की क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तथा इसके बाद हम तरंग प्रकाश की के लिए उपयोग होने वाली विभिन्न परिभाषाओं को भी, जो विभिन्न परिभाषाएं उसको भी समझेंगे, जिसमें हम प्रकाश की सरल रेखा में गत करना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि सभी परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैंने जो भी इसमें टॉपिक लिखे हैं, मैंने विषय सूची बना के आप लोग को पहले ही समझा दिया कि आज के इस लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग लेक्चर को ज़्यादा ना पढ़ा करते, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं ताकि। तो अब हम लोग देखेंगे तरंग प्रकाश की। फिलहाल आगे के टॉपिक में मैंने बात किया कि तरंग प्रकाश की के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो तरंग प्रकाश की होता है ये क्या है। तो तरंग प्रकाश की अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ लिखा है। तरंग प्रकाश की वेव अपोजिट, विज्ञान की वह शाखा। तरंग प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाश का तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है। जिसमें प्रकाश का तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, तरंग प्रकाश की कहलाती है। देखो, तरंग प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाश का तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाश की कहलाती है। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। प्रकाश एनर्जी का ही एक फॉर्म है। जो प्रकाश है ये फिलहाल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तथा जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों में जाती है तो इस प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। फिलहाल एक चीज़ आप लोग 10 की फिजिक्स है उसमें पढ़ चुके होंगे, और 12th की फिजिक्स है उसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अभिलंब कोण, फिलहाल सारे कोण पढ़ चुके होंगे। तो उसमें एक चीज़ ये पढ़े होंगे प्रकाश वाले चैप्टर में कि हमको कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है। तो इस चीज़ में हमको कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को जब देखते हैं तो उसका जो प्रकाश होता है वो परावर्तित होकर सीधा हमारी आंखों तक आता है, जिसकी वजह से हम लोग को वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख में पहुँचता है वह हमारी आँख के रेटिना पर एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इस प्रकार यह घटना होती है। फिलहाल इसमें क्या बताया गया,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख में पहुँचता है वह हमारी आँख के रेटिना पर एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह घटना होती है। फिलहाल इसमें यह बताएगा कि यह क्यों होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो प्रकाश परावर्तित होकर सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण वह वस्तु हम लोग को स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे, अब हमें अगर तरंग प्रकाशिकी के बारे में विस्तार से समझना है तो इसके लिए हमें तरंग प्रकाशिकी में उपयोग होने वाली कुछ प्रारंभिक परिभाषाओं को समझना होगा। तो चलिए अब हम उन्हीं परिभाषाओं को समझेंगे जो कि इस प्रकार के हैं। फिलहाल आज हम लोग का जो मेन पॉइंट है वो है तरंग प्रकाशिकी के बारे में समझ पाना। और जब तक हम लोग तरंग प्रकाशिकी को नहीं समझ पाएंगे, जब तक मैंने आप लोग को आगे की विषय सूची नहीं दिखा दी, अगर जब तक वो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए लेक्चर के आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को किसी भी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो तरंग प्रकाशिकी के लिए कुछ परिभाषाएं हैं वो क्या हैं। तरंग प्रकाशिकी के लिए कुछ परिभाषाएं, तरंग प्रकाशिकी के लिए कुछ परिभाषाएं और प्रकाश का सरल रेखा में गमन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो तरंग प्रकाशिकी के लिए कुछ परिभाषाएं हैं वो क्या है, प्रकाश का सरल रेखा में गमन वो क्या है। तो आओ हम लोग आगे बात करते हैं। देखते हैं। फिलहाल इस कथन का मीनिंग यह है कि प्रकाश, इस कथन का जो मीनिंग है यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। समझने के लिए जब हम प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो वस्तु के आने से छाया का बनना तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण का होना भी इस बात को साबित करता है। फिलहाल इसमें यह चीज़ बताई गई कि जब कोई प्रकाश अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो वस्तु के आने का जो छाया का बनना तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण का होना भी इस बात को साबित करता है कि आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण का होना भी इस बात को साबित करता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। मैंने आपको आगे टॉपिक में बताया जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है या फिर गमन करता है। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। जो अब हम लोग का टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। एक से बढ़ के एक टॉपिक होंगे, लेकिन आप लोग क्लास को बीच में छोड़ के मत जाइए। अगर आप लोग क्लास को बीच में छोड़ के जाएंगे तो कोई भी टॉपिक आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी अब टॉपिक आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जब भी प्रकाश किसी चमकदार सरफेस से टकराता है तो चमकदार सरफेस से टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इस प्रकाश का परावर्तन घटना के दौरान कुछ नियमों का पालन भी होता है। जो इसमें बताया गया, जब भी प्रकाश किसी चमकदार सरफेस से टकराता है तो चमकदार सरफेस से टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इस प्रकार का परावर्तन घटना के दौरान कुछ नियमों का पालन भी होता है। थोड़ा हम आगे देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को आप लोग को और बढ़िया से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। परावर्तन घटना के दौरान कुछ नियमों का पालन भी होता है। इन्हें प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा जाता है। देखो, मैं आप लोग को एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये कोई समझ लो सरफेस तल है। फिलहाल लाइन सीधी नहीं बन रही, बट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा। इसको हम लोग मान लेते हैं ये कोई सरफेस तल है। तो और इसको हम लोग मान लेते हैं आँख।
जब यहाँ से और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, और जब हम यहाँ से इसको देखते हैं, जब हम देखते हैं तो यह फिर उसी, क्योंकि ये जो तल है, ये फिलहाल सरफेस है, तो जो ये तल है, तो जब यहाँ से हम इस वस्तु को देखते हैं तो जो वस्तु से टकरा के ये प्रकाश फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये प्रकाश इधर से आता है जब इस चीज़ को देखते हैं, और फिर पुनः यहाँ पे टकराने के बाद फिर जस्ट परावर्तित होकर वो दूसरी साइड से निकल जाता है। तो फिलहाल जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया कि प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक आप लोग को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पे बात करेंगे। जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है, जो प्रकाश का अपवर्तन है वो क्या है, कि प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग अभी तक देखे प्रकाश का परावर्तन, अब देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और आज का लेक्चर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग लेक्चर को मिस मत करिए, थोड़ा सा भी मिस मत करिए, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत आए। तो अब हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो यह प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो यह प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना के दौरान भी कुछ नियमों का पालन होता है, जिन्हें प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहा जाता है, और फिलहाल ये टॉपिक भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं प्रकाश का अपवर्तन का जो टॉपिक है आप लोग का क्लियर किए दे रहा हूँ। इसमें एक चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक कांच का टुकड़ा होगा, उसके बाद इधर मान लीजिए इसमें जल भरा हुआ है, ये जल है और ये आपका कांच है। तो ये कांच है, ये जल है, और जब इधर समझ लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चलता है, तो जब यहाँ से ये कोई वस्तु चलता है तो इसमें प्रवेश करता है। उसके बाद जब इसमें प्रवेश करता है और जब इसको जल की तरफ जाना होता है तो ये अपनी दिशा बदल देता है, इस प्रकार निकल जाएगा या इस प्रकार निकल जाएगा, मगर जो उसकी दिशा होगा उसके वो विपरीत चला जाता है। ये नहीं कि इसको तो फिलहाल ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए, बट वो सीधी रेखा में ना जा करके वो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो फिलहाल प्रकाश का जो अपवर्तन है वो टॉपिक भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण वो क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है। तो आइए अब हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में समझते हैं कि जो वर्ण विक्षेपण होता है ये क्या होता है। वर्ण विक्षेपण है ये क्या है। वर्ण विक्षेपण एक ऐसी घटना है जिसमें जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सामान्यतः जब भी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह निम्न सात रंगों में, आगे मैं बताता हूँ। सामान्यतः जब भी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह निम्न 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला ये किसमें विभक्त हो जाता है, बैंगनी रंग में, दूसरा नीला, तीसरा आसमानी, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठवां नारंगी, सातवां लाल। ये चीज़ें आप लोग के फिजिक्स के हाई स्कूल में आप लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे कि इसमें एक कांच का टुकड़ा लेते हैं,
एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और उस टुकड़े से हम लोग जो प्रकाश मतलब जो प्रकाश आता है ऊपर से, उसको हम लोग उससे वर्ण विक्षेपित कराते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें 7 रंग आपस में विभक्त हो जाते हैं और हम लोग को एक पर्दे पे दिखाई देने लगते हैं कि जो अभी तक एक कलर में आ रहा था वो इस समय अब 7 कलरों में विभाजित हो गया है। तो फिलहाल ये चीज़ भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें भी आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। बट अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, व्यतिकरण। अब हम लोग देखते हैं कि जो व्यतिकरण है वो क्या है। तो आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लिखते भी रहिए और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे, ताकि आप लोग का कोई नुकसान ना हो सके। क्योंकि अगर आपका छोटा ही नुकसान होता है तो आने वाले अगले लेक्चर में उसका महत्व बहुत ज़्यादा होगा, जिससे वो लेक्चर भी आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग छोटे से छोटे टॉपिक को भी मत छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग की भी हेल्प होती रहे और कहीं ना कहीं और भी बच्चे जुड़ पाएँ जिससे उनकी भी हेल्प होती रहे। तो अब हम लोग देखेंगे जो व्यतिकरण है वो क्या है। व्यतिकरण एक ऐसी घटना होती है जिसे प्रकाश की तीव्रता को विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करके समझा जा सकता है। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति के 2 प्रकाश की तरंगें किसी एक माध्यम में एक दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो भिन्न भिन्न बिंदुएं होती हैं। उसको हम लोग अब देखते हैं आगे क्या है। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। जो ये घटना होती इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब मैं शुरू से आप लोग को एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जो व्यतिकरण है हम लोग को वो क्या है। तो व्यतिकरण एक ऐसी घटना होती है जिसे प्रकाश की तीव्रता को विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करके समझा जा सकता है। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 प्रकाश की तरंगें किसी एक माध्यम में एक दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। जो प्रकाश की ये घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का यही डेफिनेशन हो गया। तो फिलहाल डेफिनेशन भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप लोग को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो इसलिए आप लोग सारे डेफिनेशन को अपने नोट्स बुक में लिखो ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना पड़े। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा विवर्तन है वो क्या है। हम लोग विवर्तन के बारे में समझेंगे कि जो हम लोग का विवर्तन है वो क्या है। आइए अब हम लोग देखते हैं। विवर्तन एक ऐसी घटना है, विवर्तन जो है वो एक ऐसी घटना है जिसे प्रकाश का मुड़ना भी कहा जाता है। जो विवर्तन होता है वो एक इस प्रकार की घटना है जिसे हम लोग प्रकाश का मुड़ना भी एक सरल भाषा में कह सकते हैं। अर्थात अब हम लोग देखते हैं, अर्थात जब भी प्रकाश तरंग किसी अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण कोनों पर मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि मतलब कि जब भी प्रकाश तरंगें किसी अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण कोनों पर मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। जो यह घटना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। यह घटना प्रकाश के सरल रेखीय गमन के विपरीत घटना होती है। जो ये घटना होती है यह घटना प्रकाश के सरल रेखीय गमन के विपरीत होती है। प्रकाश के सरल रेखीय गमन के विपरीत होती है। तो फिलहाल जो विवर्तन होता है आप लोग को काफ़ी अच्छे से ही समझ में आया होगा। विवर्तन का डेफिनेशन एक बार मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ ताकि आप लोग का कोई डाउट ना रह जाए। विवर्तन एक ऐसी घटना है, फिलहाल एक ऐसी घटना है जिसे प्रकाश का मुड़ना भी कहा जाता है, जिसे प्रकाश का मुड़ना भी कहा जाता है। अर्थात जब भी प्रकाश तरंगें किसी अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण कोनों पर मुड़ जाती हैं
तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। तो जो ये घटना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। यह घटना प्रकाश के सरल रेखीय गमन के विपरीत घटना होती है। जो ये घटना होती है ये प्रकाश के सरल रेखीय गमन के विपरीत होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है। तो अब जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ध्रुवण, तो मैंने आप लोग को आगे जो विषय सूची आप लोग को प्रोवाइड कराया था उसमें ही बता दिया था कि आप लोग को आज के टॉपिक में कितने टॉपिक पे चर्चा करने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है ध्रुवण। हम लोग समझेंगे कि ध्रुवण किसे कहते हैं। ध्रुवण प्रकाश की ऐसी घटना होती है, जो ध्रुवण होती है वो प्रकाश की ऐसी घटना होती है जिसमें यह समझाया जाता है कि प्रकाश तरंग प्रकाश के चाल की दिशा के लंबवत चारों ओर सममित नहीं होती है। इस घटना को ध्रुवण कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि ध्रुवण प्रकाश की एक ऐसी घटना होती है, जो ध्रुवण होती है वो प्रकाश की एक ऐसी घटना होती है जिसमें यह समझाया जाता है कि प्रकाश तरंग प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत चारों ओर सममित नहीं होती है। इस घटना को ध्रुवण कहा जाता है। जो ये घटना होती है इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। अब हम लोग आगे के जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, बट ध्रुवण जो टॉपिक मैंने आप लोग को बताया आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक में आप लोग का कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर पूछें, ताकि मैं उसके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। आज का जो ये थोड़ा मतलब लेक्चर है थोड़ा ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, बट कोई बात नहीं। देखिए आज का जो ये दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग एक दूसरे के पास शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो सके और भी बच्चे हमसे जुड़ सके, ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उनकी भी हेल्प होती रहे। तो जो अब हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है ये किस प्रकार क्या होता है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है वो क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु की इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो जो मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। फिलहाल हम लोग थोड़ा स्लाइड को ऊपर करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। और समझा तथा तरंग प्रकाशिकी के लिए उपयोग होने वाली कुछ साधारण परिभाषाओं को भी समझा जो कि तरंग प्रकाशिकी में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में बताती है। अब हम उन परिभाषाओं को भी समझेंगे जो तरंग में होने वाली विभिन्न घटनाओं को भी बताती हैं हर एक चीज़। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन प्रकाश की प्रकृति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। जैसे फिलहाल एक चीज़ ये होता है ना, कोई चीज़ किसी का मतलब कोई प्रोडक्ट कोई निकालता है, तो फिलहाल जब वो प्रोडक्ट निकालता है तो 10 लोग के बीच में जब जाएगा तो 10 लोग उस पर अपनी अपनी राय रखेंगे कि इस चीज़ में ये कमियां रह गई, इस चीज़ को इस तरह बनाते तो ये शायद और अच्छा होता। तो फिलहाल अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग सिद्धांत हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। तो मैं फिलहाल शुरू से एक बार इसको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। प्रकाश विद्युत प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब भी किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु की इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो इस चीज़ का डिफिनेशन हो गया, यहाँ तक आप लोग का पूरा डिफिनेशन हो गया। अगर आप लोग से कोई पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब भी किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु की इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार हमें तरंग प्रकाशिकी के बारे में समझा तथा तरंग प्रकाशिकी के लिए उपयोग होने वाली कुछ साधारण परिभाषाओं को भी समझा, जो कि तरंग प्रकाशिकी में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में बताती। फिलहाल आगे के पॉइंट पे हम लोग ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा कि प्रकाश के लिए उपयोग होने वाली कुछ साधारण परिभाषाओं को भी हम लोग ने समझा। तरंग प्रकाशिकी में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम लोग जाने और समझे। अब इसमें क्या लिखा आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रकाश की प्रकृति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। अलग अलग जो वैज्ञानिक है, फिलहाल मैंने आप लोग को बता ही दिया कि जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग भेद हैं। उसमें कोई अपना कुछ बताया जिसमें इस चीज़ की कमी रह गई, कोई अपना बताया कि ये चीज़ अगर यहाँ किया जाता है तो और बढ़िया होता। तो अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है, उस पर अब हम लोग बात करेंगे कि वो क्या। तो जो अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश की प्राकृतिक के सिद्धांत। प्रकाश की प्राकृतिक के सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे जो प्राकृतिक का सिद्धांत है वो क्या है। तो फिलहाल ये भी टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो जो चीज़ लिखा है वो लोग आप लोग जब मैं आगे लेक्चर कराऊँ तो इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार पढ़ के ज़रूर आइएगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना पड़े मेरे समझाने में। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। जो पहला टॉपिक है वो है न्यूटन का कड़ी का। जो पहला टॉपिक है वो है हम लोग का न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। और जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, हाइगन तरंग सिद्धांत। और जो तीसरा टॉपिक है वो है क्या, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। फिलहाल ये जितने टॉपिक इसमें आप लोग को मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो चौथा टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। फिलहाल क्वांटम के बारे में आप लोग नहीं ज़्यादा तो कुछ तो परिचित ही होंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, ये सब आप लोग जान चुके होंगे। उसके बाद जो हम लोग का पाँचवा टॉपिक है वो क्या है, दी ब्रागली का दैती या तरंग कण सिद्धांत। तो फिलहाल ये पांचों के पांच टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग आगे के लेक्चर में इन टॉपिकों को आप लोग पढ़ के आइए, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना पड़े। जो ये पांचों टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन पाँचों में से एक या दो आप लोग के एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा। अगर इन पाँचों में से पाँचों टॉपिक को आप लोग अपना सही से डेरिवेशन करके याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका एग्ज़ाम में एकदम कन्फर्म हो गया कि आप लोग का 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। तो आज का लेक्चर जो हुआ काफ़ी अच्छा हुआ। फिलहाल आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो गया, बट कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे हम लोग को क्या पढ़ना है ये लोग भी आप जान पाए होंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े थे उन बच्चों को आज काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे, ताकि आप लोग की कोई भी क्लास मिस ना हो, ताकि आप लोग का कुछ नुकसान हो सके। तो आप लोग, मैं लेक्चर के अंत में बोले दे रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप लोग का कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बताएं, लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आज का जो लेक्चर हुआ वो कैसा हुआ, अच्छा था लेक्चर या लेक्चर अच्छा नहीं था। और जो मैंने लास्ट के 5 टॉपिक आप लोग के साथ आप लोग को मैंने बताए, ये पांचों टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगले लेक्चर में जब आप लोग आइए तो ये पांचों टॉपिक को एक बार कवर करके आइए, देख के आइए, ताकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ बताऊँ तो कुछ चीज़ आप लोग को खुद से भी समझ में आए, ताकि आप लोग का कोई डाउट ना रह जाए। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और अगला लेक्चर जो होगा वो नए उत्साह के साथ हम लोग अगला लेक्चर कल करेंगे अपने निश्चित समय पे। तो फिर लास्ट में मैं यही बात कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे जुड़ पाएँ, कहीं ना कहीं उनकी भी हेल्प हो सके।
तो चलो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर कल हम लोग का निश्चित समय पे होगा। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।